नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और योर मनी जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों को लेकर, आपके तमाम पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी क्वेरीज को लेकर, उनसे जुड़ी दिक्कतों को लेकर, लेकिन साथ ही साथ हम बातचीत करते हैं अलग अलग टॉपिक्स को लेकर भी, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जिनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। आज भी हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो पहले आप उसका तरीका देख लें, यानी कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं योर मनी के लिए अलग अलग माध्यमों से। यानी कि अगर आप सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक और एक्स के जरिए, यानी कि फॉर्मर ट्विटर के जरिए आस्क आवाज़ योर मनी हमारा हैशटैग है। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो yourmoney@nw18.com ये हमारा ईमेल आईडी है। और अगर आप व्हाट्सएप के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आज योर मनी में हम बातचीत करेंगे, हमारे जो खास मेहमान हैं आज के आपके सवालों के जवाब देने के लिए, वो रुपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ सर को आज हमने रिक्वेस्ट करके स्पेशली बुलवाया है क्योंकि आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके लिए ऋषभ सर ने काफ़ी काम भी किया हुआ है। वो टॉपिक है स्ट्रेस टेस्ट। पिछले हफ्ते बहुचर्चित रहा था और हर म्यूचुअल फंड को एक स्ट्रेस टेस्ट देना पड़ रहा था कि किस तरह की सिचुएशन रहेगी अगर AUM को खाली किया जाए। वैसे तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है कि ऐसा होता है तो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या इम्पैक्ट आएगा, क्यों किया गया ये स्ट्रेस टेस्ट, मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत सारे निवेशकों का पैसा लगा है, उन पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब सवाल उठ रहे थे मन में। तो हमने ऋषभ सर को बुला लिया। ऋषभ सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में पहले तो, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय समय पर इनपुट भी दिए और हमारे साथ जुड़े भी रहे। पहली चीज़, ये नया टॉपिक उठा है स्ट्रेस टेस्ट। क्या होता है ये स्ट्रेस टेस्ट, क्यों होता है स्ट्रेस टेस्ट, क्यों इस समय इसकी ज़रूरत पड़ गई कि स्ट्रेस टेस्ट करना चाहिए? सुमित जी, पहले तो आपको बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए। ये बहुत ही चर्चे में रहा है पूरा, करीबन हफ्ता 10 दिन हम सब एडवाइजर्स, इन्वेस्टर्स सब इसमें ही जुड़े हुए थे कि क्या है, क्या हो सकता है, इसके क्या इम्पैक्ट है, इम्प्लीकेशंस क्या है। थोड़ा सा बहुत सिंपल भाषा में मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये बेसिकली म्यूचुअल फंड एक स्ट्रेस टेस्ट वो होता है, एक ये सिंपल टेस्ट होता है कि जब मार्केट में रिडेम्पशन प्रेशर आता है, राइट, तो एक कितनी अच्छी तरह से म्यूचुअल फंड वो रिडेम्पशन प्रेशर को डील कर सकता है। ओके, ये स्ट्रेस टेस्ट बेसिकली 4 पैरामीटर्स पे होते हैं। एक होता है लिक्विडिटी, सेकंड होता है वॉलेटिलिटी, थर्ड होता है वैल्यूएशन और फोर्थ होता है टर्नओवर। लिक्विडिटी मींस कि मान लीजिए कि हेवी रिडेम्पशन आ गया, राइट, तो जो मिड और स्मॉल कैप पर्टिकुलरली जो फंड्स होते हैं, वो अपना पोर्टफोलियो 25% और 50% कितने दिन में लिक्विडेट करके वो इन्वेस्टर्स को पैसे दे पाएंगे। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, जो वॉलेटिलिटी एस्पेक्ट है, जिसे हम स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं, बीटा के एस्पेक्ट से भी आ जाता है। ये म्यूचुअल फंड्स कितने वॉलेटाइल होते हैं, राइट, कितना अपसाइड भी जा सकता है और कितना डाउनसाइड भी जा सकता है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन वॉलेटिलिटी एस्पेक्ट कवर कर लेता है। तीसरी चीज वैल्यूएशन। मार्केट हम ये वैल्यूएशन तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक आ जाता है सबके लिए। करंटली हम देख रहे कि वैल्यूएशंस काफी हाई चल रहे, मतलब मार्केट में जो चीज सस्ते भाव में बिक रही है, महंगे भाव में बिक रही है, राइट, वो वैल्यूएशन एस्पेक्ट कवर कर लेता है। फोर्थ, टर्नओवर मींस के फंड मैनेजर कितनी मैग्नीट्यूड से पोर्टफोलियो को चर्न कर रहा है। साल भर में पूरा का पूरा पोर्टफोलियो चर्न कर रहा है, मींस 100% चर्न हो रहा है, 200% चर्न हो रहा है, 300%, कभी कभार तो 4 बार पूरा का पूरा पोर्टफोलियो भी चर्न हो जाते हैं, राइट। ये बेसिकली ये बताता है कि जो म्यूचुअल फंड जो मिड एंड स्मॉल कैप है, उसमें रिस्क कितना है इन्वेस्टर्स के लिए। ये बहुत ही अच्छा टूल है टू मेजर द रिस्क ऑफ दीज म्यूचुअल फंड्स, कि ये जो हाई रिस्क, हाई वॉलेटाइल, हाई सिक्लिकल जो मिड एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स है, ये इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है कि नहीं है। और ये भी बताता है बेस्ड ऑन वैल्यूएशन कि इन्वेस्टर्स को कब निवेश करना चाहिए और कब एग्जिट करना चाहिए। सो बेसिकली ये स्ट्रेस टेस्ट ये पैरामीटर्स पे बना हुआ है, और ये सब चीज इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है कि मुझे कितना लार्ज कैप में करना चाहिए, कितना मिड कैप में करना चाहिए, कितना स्मॉल कैप में करना चाहिए, ये पूरी चीज बताता है। तो ऋषभ सर, इस समय पर इसकी ज़रूरत क्यों आ गई? क्या हम मिड कैप स्मॉल कैप में इतना ज़्यादा इन्फ्लो देख रहे हैं कि ये सिचुएशन अब अराइज हो गई है? लार्ज कैप को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इतना अच्छा लिक्विडिटी मिलता है, वहाँ तो निकल सकता है। लेकिन मिड कैप में, स्पेशली स्मॉल कैप में, जहाँ पर बहुत छोटे छोटे सर्किट वाली कंपनियों में निवेशित हैं बड़े बड़े फंड्स, तो उनको और ज़्यादा समय लगेगा माल बेचने में। तो क्या इस वजह से हमें स्ट्रेस टेस्ट की ज़रूरत पड़ गई?
सुमित जी, ये स्ट्रेस टेस्ट बेसिकली एएमसीज अपने लेवल पे करते ही है, हम्म। राइट? हमने जो 2020 में जो डेट क्राइसिस जो देखा, रिडेम्पशन प्रेशर देखा, पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूं मैं कि हमने दो मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस क्राइसिस जो मेजर क्रैशेस जो हम बोलते हैं 2020 में भी इमेंस रिडेम्पशन प्रेशर देखा है, और 2008 में भी रिडेम्पशन प्रेशर देखा है। सो ऐसा नहीं है कि मार्केट ने रिडेम्पशन प्रेशर नहीं देखा है, राइट? सो हमने ये दोनों मार्केट क्रैशेस बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव कर चुके हैं, तो इन्वेस्टर्स को पहली बात तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रेस टेस्ट बेसिकली एएमसीज अपने लेवल पे करते ही है। जो उनके जो चीफ रिस्क ऑफिसर है, वो रेगुलेटरी को डायरेक्ट अप्रोच करते हैं। सो ये स्ट्रेस टेस्ट बेसिकली इतना जो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गया, और हमने देखा है करीबन 1 डेढ़ साल में मिड और स्मॉल कैप में करीबन म्यूचुअल फंड्स में 60,000 करोड़ का इन्फ्लो आ चुका है। और जिस तरीके से अभी म्यूचुअल फंड्स का जो अवेयरनेस बढ़ा है, जो अभी एसआईपी बुक भी 19,000 करोड़ पहुंच चुका है, तो सेबी और एम्फी को लगा कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए मार्केट में, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप में निवेश करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि हम पास्ट रिटर्न्स देख के काफी टाइम इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, राइट? सो बेसिकली एक स्ट्रेस टेस्ट एक अवेयरनेस के जो रिस्क है, कितना रिस्क है, ये हाई रिस्क प्रोडक्ट्स है, हाईली सिक्लिकल प्रोडक्ट्स है, और इसमें आप सही टाइम पे निवेश नहीं करोगे, सही टाइम पे एग्जिट नहीं करोगे, तो आपका पोर्टफोलियो में काफी लॉसेस भी हो सकता है। तो ऋषभ सर, छोटे मझौले मिड कैप फंड्स में निवेश करने वाले निवेशकों पर इसका कोई असर आएगा क्या? कि अगर मान ली मेरा कोई म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप फंड है या स्मॉल कैप फंड है, तो क्या मुझ पर कोई इसका असर आएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरह से? मेरे हिसाब से इतना इफेक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रेस टेस्ट के जो रिजल्ट्स आए, पहली बात तो ये समझना चाहिए कि मिड एंड स्मॉल कैप जो रहते हैं, उसमें लिक्विडिटी थोड़ी तो टाइट रहेगी, राइट? जो नेचर ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप्स रहते हैं, क्योंकि वो मीडियम कंपनीज रहते हैं, स्मॉल कंपनीज रहते हैं, माइक्रो कैप कंपनीज रहते हैं, उसमें थोड़ी बहुत लिक्विडिटी की इशू तो आ सकती है। मगर ओवरऑल जो मार्केट का जो लिक्विडिटी ब्रेथ हम जो बोलते हैं, वो काफी अच्छा है। लिक्विडिटी इशू है, आंसर इज यस। मगर जो लोअर टेल होता है स्मॉल कैप में भी, जो जो नीचे जो कंपनीज होती है मार्केट कैप के, और जो माइक्रो कैप कंपनीज होते हैं, उसमें ज्यादा लिक्विडिटी इश्यूज आ सकते हैं। करंटली जो स्ट्रेस टेस्ट का जो रिजल्ट्स आए हैं, जो जो अभी मैक्सिमम लिक्विडिटी डेज मिड कैप में जो फंड है, वो 34 डेज पे लिक्विडेट हो सकता है 50%, और जो स्मॉल कैप में मैक्सिमम 60 डेज में 50% लिक्विडेट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जो लिक्विडिटी डेज जो आए हैं, मेरे हिसाब से काफी नॉर्मल है। ये लिक्विडिटी डेज जो है वो चेंज होते रहते हैं, जो मार्केट में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स होते हैं उसके बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। और इन्वेस्टर्स को ये जो लिक्विडिटी डेज के बेसिस पे फंड सिलेक्शन कभी भी नहीं करना चाहिए। आपका अगर लंबा समय है, आप रिस्क ले सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास 10 साल का टाइम होराइजन है, आप रिस्क ले सकते हो, तो आपके एसेट एलोकेशन के बेसिस पे आप मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। एक और चीज इन्वेस्टर्स को खास ध्यान में रखना चाहिए कि हर एक मार्केट सेगमेंट का, वेदर इट इज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, हर एक का साइकिल आता है आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस का, राइट? तो कभी भी मिड और स्मॉल कैप में इतना हैवी नहीं हो जाना चाहिए कि कि उतना सिक्लिकलिटी और वॉलेटिलिटी रिस्क में पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आ जाए। सो ओवरऑल आपके पास अगर लंबा समय है, तो करीबन आप 40-50% लार्ज कैप में रखें, और मिड एंड स्मॉल कैप्स में आप इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। सो हैविंग अ वेल बैलेंस्ड, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इज द की फॉर बेटर रिस्क मिटिगेशन। तो किसी भी चीज़ में ओवर एंड एक्सेस नहीं होना चाहिए। ओवर एक्सपोज होना हमेशा रिस्की होता है। सो एक बैलेंस पोर्टफोलियो रखिए, जो कि हमेशा से हम आपको समझाते आए हैं। चलिए, अब बहुत बहुत शुक्रिया अब तक आपने जो हमें समझाया स्ट्रेस टेस्ट के बारे में ऋषभ सर। अब हम बात करेंगे आपसे सवालों को लेकर भी कुछ। तो गणेश मुंडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र से बातचीत करने के लिए। गणेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? अब हम बात करेंगे आपसे। गणेश जी, आप सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है गणेश जी मेरी? हाँ, चलिए, शायद सवाल इनका था कि 36 साल इनकी उम्र है और 20,000 रुपये के आसपास की एसआईपी कर रहे हैं। 1 लाख इनका पोर्टफोलियो है। 10 साल में ये 50 लाख का एक लक्ष्य साध कर चल रहे हैं। इन्होंने अपना फंड भी भेजे हुए हैं। तो ऋषभ सर, क्या करना चाहिए? 10 साल में 50 लाख का फंड ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो इनकी एग्जिस्टिंग एसआईपी है वो 20,000 के आसपास है।
क्या सब्सटेंशियल रहेगी अभी के निवेश के हिसाब से? सुमित जी, पहले तो मैं उनका पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ उनके पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है और उन्होंने अपना पोर्टफोलियो पूरा का पूरा ओवर डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं कि आप, क्योंकि एवरी म्यूचुअल फंड करीबन 40 50 60 करीब करीब तो 100 200 स्टॉक्स भी हो जाते हैं हर एक म्यूचुअल फंड में। तो मेरे हिसाब से उन्हें सिर्फ 5 और 6 म्यूचुअल फंड्स की जरूरत है, इतने सारे म्यूचुअल फंड्स की पहली बात तो जरूरत नहीं है। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि काफी फंड जो है सेम एएमसी का भी रखा हुआ है। क्या होता है जब भी आप सेम एएमसी में आप फंड रखते हो, तो एक तो आपको कंसंट्रेशन रिस्क भी आ जाता है और प्लस ओवरलैप रिस्क भी आ जाता है, क्योंकि ये एएमसीज कभी कभार उनके इंटरनल डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स में कभी कभार सेम स्टॉक्स भी आ जाते हैं, राइट? सो डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक कैटेगरी वाइज और एएमसी लेवल पे भी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं ये रेकमेंड करूंगा कि वो सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स में निवेश ना करें, स्पेशली एसआईपी के लिए, क्योंकि एसआईपी मेथोडोलॉजी में नॉट वर्क वेल फॉर सेक्टोरियल एंड थीमेटिक फंड्स, क्योंकि सेक्टोरियल थीमेटिक फंड्स काफी सिक्लिकल और वोलेटाइल हो जाते हैं। और अभी मैं उनके जो गोल पे मैं जो आना चाह रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं मैं 12% सीएजीआर रिटर्न इक्विटी में 10 साल के लिए, और उनका जो 20,000 रुपीज एसआईपी चल रहा है प्लस उनका जो 1 लाख का जो पोर्टफोलियो वैल्यू है, वो करीबन 49 लाख 50,000 वो इकट्ठा कर पा रहे। सो दिस इज प्री टैक्स, करीबन 50 लाख तो इकट्ठा कर पा रहे। मैं ये एडिशनल रिकमेंडेशन ये रहेगा कि जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ती जाएगी तो मैं रेकमेंड करूंगा 5 to 10% का एनुअल टॉपअप करे, तो काफी अच्छी तरह से अपना वेल्थ अक्यूमुलेट और मैक्सिमाइज कर पाएंगे। लास्टली उनका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिकमेंडेशन है, मैं ये रेकमेंड करूंगा कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 20% इन्वेस्टमेंट रखे, डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड में 20%, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 20%, मिराई एसेट फोकस फंड में 10%, क्वांट मिड कैप फंड में 15% और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 15%। सो ये 6 फंड रखे, मेरे हिसाब से वेल बैलेंस वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो उनका बन जाता है। तो गणेश जी, आपको राय दी गई है ऋषभ सर की तरफ से और आप उसके अकॉर्डिंगली अपने फंड्स को एलोकेट कर सकते हैं। सेम एएमसी के फंड थे, कुछ बदलाव की ज़रूरत है, तो ये थोड़े बहुत बदलाव आप कीजिए और एक अच्छा अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। एक ईमेल आया है कोटा से, दीपक शर्मा साहब का मेल है। करीब 42 साल उनकी उम्र है और उनका 6,000 रुपये का एक एसआईपी है। पोर्टफोलियो की एग्जिस्टिंग वैल्यू करीब पौने 2 लाख रुपए के आसपास है। 18 साल में 1.5 करोड़ का लक्ष्य साध के चल रहे हैं और एसआईपी को ये 4,000 रुपये की और एडिशनल स्टेप अप भी कर सकते हैं। सो ऋषभ सर, लक्ष्य तो 18 साल में 1.5 करोड़ का है, तो लेकिन जो एसआईपी का क्वांटम है उसे शायद थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है, इससे सब्सटेंशियली पूरा होना नहीं चाहिए। बाकी आप क्या राय रखते हो? सुमित जी, मैं आपके बात से बहुत सहमत रखता हूं। मैं उनका जो लक्ष्य अनफॉर्चुनेटली वो अचीव नहीं कर पा रहे। 12% मैंने रिटर्न्स अज्यूम किया है, सीएजीआर रिटर्न्स इक्विटी में 18 ईयर्स के लिए। तो उनका जो 6,000 रुपीज का जो एसआईपी चल रहा है प्लस उनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है 1,73,000 का, वो करीबन 59 लाख वो इकट्ठा कर पा रहे। अगर उन्हें 1.5 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख अगर अचीव करना है तो एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी फ्रॉम 6,000 to 20,000। तो जो 4,000 जो स्टेप अप करा है वो भी शॉर्टफॉल हो जाएगा। तो ओवरऑल 20,000 की एसआईपी करे तो मेरे हिसाब से वो गोल अच्छी तरह से अचीव कर पा रहे हैं। उनका जो पोर्टफोलियो में मैं आ जाता हूं, मैं वो टाटा डिजिटल फंड से वो रिडीम करे, क्योंकि वो सेक्टोरियल फंड है। सेक्टोरियल फंड काफी सिक्लिकल होता है और काफी उनमें टाइमिंग एंट्री और एग्जिट का लग जाता है, तो एसआईपी मेथोडोलॉजी शायद से अच्छी तरह से काम ना करे। मेरा फिलहाल ये रिकमेंडेशन है 20% पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करे, पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप फंड 20%, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड 20%, ईडलवाइज मिड कैप फंड 15%, कोटक स्मॉल कैप फंड 15% और एक्सिस ग्रोथ फंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड 10%। तो मेरे हिसाब से ये फंड रखे काफी अच्छी तरह से वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो आपके लिए अलग अलग फंड्स का एक एलोकेशन तैयार किया गया है, आप उस एलोकेशन को देख पा रहे हैं और इसके हिसाब से अपनी रणनीति आप बना सकते हैं। दीपक जी, आपके लिए राय रखी गई है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और हमारे साथ ऋषभ सर आगे ही बने रहेंगे, उनसे बातचीत जारी रहेगी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर भी और साथ ही साथ कुछ और सवाल उस पर भी चर्चा करते हैं। छोटे से ब्रेक के उस तरफ।
आप देख रहे हैं योर मनी और हम बातचीत कर रहे हैं ऋषभ सर से। हमने बातचीत की स्ट्रेस टेस्ट को लेकर। पिछले हफ्ते बहुत ही स्ट्रेसफुल रहा इस स्ट्रेस टेस्ट के बीच में, तो उस पर हमने चर्चा की किस तरह का इम्पैक्ट, किस तरह के इम्प्लीकेशन। लेकिन अब दर्शकों के सवालों के जवाब ले रहे हैं और दिनेश जी हमारे अगले दर्शक हैं जिन्होंने अपना मेल भेजा है, दिनेश प्रसाद साहब बिहार से। तो दिनेश जी का सवाल है कि उन्होंने 10,000 रुपये के आसपास की SIP कर रखी है। पोर्टफोलियो की एग्जिस्टिंग वैल्यू करीब करीब 4 लाख रुपए के आसपास है और 10 साल में 25 लाख का एक लक्ष्य साध कर चल रहे हैं। तो ऋषभ सर, ये 10,000 की और एडिशनल SIP भी कर सकते हैं। किन फंड्स के अंदर SIP करें? और ये इनका लक्ष्य तो मुझे इजी लग रहा है कि शायद इसे एक्सीड भी कर जाएंगे। तो क्या करना चाहिए इन्हें? अपना लक्ष्य छोटा रखा है इन्होंने या अवधि बहुत कम रखी? कैसे इसे मतलब राइट साइज करें? सुमित जी, पहले तो मैं उनके लक्ष्य पे ही आ जाता हूँ। मैं 12% CAGR रिटर्न्स अज्यूम कर रहा हूँ इक्विटी में फॉर 10 इयर्स। तो उनका जो 10,000 का SIP चल रहा है प्लस उनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है 3,80,000 का, तो वो करीबन वो 35 लाख इकट्ठा कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो तो बहुत ही अच्छी तरह से वो गोल अचीव कर पा रहे हैं, बहुत ही इजीली अचीव कर पा रहे हैं। उनका पोर्टफोलियो में मैं देख रहा हूँ अगेन काफी सारे फंड्स है और काफी सारे फंड्स एक ही AMC से उन्होंने रखे हुए हैं। मैं अभी भी यही रेकमेंड करूंगा सभी दर्शकों से कि डाइवर्सिफिकेशन जैसे आप फंड में करते हो, AMC के लेवल पे भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अवॉइड कंसंट्रेशन रिस्क और टू अवॉइड ओवरलैप। जो स्टॉक्स का जो ओवरलैप होता है वो रिस्क भी अवॉइड करने के लिए 5-6 फंड्स रखे। मेरे हिसाब से 5-6 फंड्स के ऊपर उन्हें जरूरत नहीं है। मेरा फिलहाल रिकमेंडेशन ये है कि फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में 20% इन्वेस्टमेंट करे, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में 20%, SBI फोकस्ड फंड 20%, HSBC वैल्यू फंड 10%, ईडलवाइज मिड कैप फंड 15% और कैनरा रिबेको स्मॉल कैप फंड 15%। सो डाइवर्सिफिकेशन AMC लेवल पे भी होना चाहिए। और एक और एडिशनल पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूं मैं कि डाइवर्सिफिकेशन अलग स्टाइल में भी होना चाहिए। ग्रोथ और वैल्यू दो अलग स्टाइल होते हैं। हमने देखा है फ्रॉम 21 से लेके 23 वैल्यू ने बहुत ही अच्छा बुल रन दिया है, उसके पहले ग्रोथ स्ट्रेटेजी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो ओवरऑल जैसे हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी डाइवर्सिफिकेशन रखते हैं, AMC लेवल और कैटेगरीज में भी डाइवर्सिफिकेशन रखते हैं, वैसे ही स्टाइल में ग्रोथ और वैल्यू का भी डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूरत है और आप इजीली अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो अलग अलग फंड्स के लिए और सलाह आपको दी गई है कि कहाँ पर आप अपनी एडिशनल पूंजी को निवेश कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज आपके लिए राय है कि आप सो फार सो गुड अपने उसमें अपनी जो जर्नी है उसमें चल रहे हैं। अब हरियाणा चलते हैं, वहाँ पर भी एक राधिका जी का मेल आया है। उनकी उम्र 29 साल है और उनके पास करीब करीब 20,000 रुपये की SIP चल रही है। पोर्टफोलियो का वैल्यू करीब करीब 3 लाख है और 15 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य वो साध के चल रही हैं। राधिका जी ने अपना पोर्टफोलियो भी शेयर किया है और उसमें भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ऋषभ सर मेजरली स्मॉल कैप, मिड कैप फंड्स हैं। तो सो फार की जो सिचुएशन है वो उन्हें बड़ी अच्छी दिख रही है कि बाजार की पहली तेज़ी में ये भी बहुत पार्टिसिपेट करके गए और अच्छा उनका क्वांटम बढ़ा दिया है। लेकिन क्या अगले 15 साल तक यही जर्नी ऐसी रहेगी और कितना सही, कितना बदलाव की ज़रूरत है इनके फंड्स को? सुमित जी, आपने बहुत करेक्टली पुट किया कि उनके पास 3 फंड है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड और निपॉन स्मॉल कैप फंड। उन्होंने बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखा हुआ है और उनका जो पोर्टफोलियो है थोड़ा सा मिड एंड स्मॉल कैप पे काफी टिल्ट हो रहा है। अभी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मार्केट भी बहुत ही अच्छा कर रहा है, मिड एंड स्मॉल कैप्स भी बहुत ही रैली कर रहे हैं। पर हमने देखा है कि मिड एंड स्मॉल कैप्स करीबन 5-6 साल एक साथ रिटर्न्स भी नहीं दिए है। सो अगेन आप लमसम करे, सिप करे, डाइवर्सिफिकेशन रखे, लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में एक बैलेंस पोर्टफोलियो रखे, मेरे हिसाब से वो बहुत ही जरूरी हो जाता है। उनका जो गोल है 15 साल के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूं मैं 12% CAGR रिटर्न्स। उनका जो 20,000 की जो SIP चल रही प्लस 3 लाख का जो पोर्टफोलियो वैल्यू है वो करीबन 1 करोड़ 17 लाख इकट्ठा कर पा रहे। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी तरह से वो गोल अपना अचीव कर पा रहे। फिर भी डाइवर्सिफिकेशन रखे लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में। उनके पास 2 स्मॉल कैप फंड है, 2 स्मॉल कैप फंड की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ एक ही स्मॉल कैप फंड की जरूरत है। और 3 फंड से मेरे हिसाब से थोड़ा फंड नंबर ऑफ फंड्स बढ़ा दे तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करे 5,000 जो उनका ऑलरेडी जो चल रहा है, 10,000 से 5,000 करे। HDFC सेंसेक्स इंडेक्स फंड में 5,000 रखे, ईडलवाइज मिड कैप फंड में 5,000 और क्वांट स्मॉल कैप फंड में 5,000। सो
पराग पारेख रखे जैसे है वैसा ही क्वांट स्मॉल कैप फंड रखे, मगर एचडीएफसी सेंसेक्स जो लार्ज कैप फंड है और ईडलवाइज मिड कैप फंड इंट्रोड्यूस करे तो मेरे हिसाब से लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप का अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। तो आपके पास ऑलरेडी फ्लेक्सी फंड है, लेकिन आप फिर भी थोड़े बदलाव करके अपने पोर्टफोलियो में जो लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स हैं उनको और ऐड कर लिए तो आपका पोर्टफोलियो बेहतर है। और वैसे आपका गोल ठीक है, लेकिन थोड़े फंड्स के बदलाव की ज़रूरत है। अब ऋषभ सर, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नया निवेश चाह रहे हैं, जो नया निवेश कर रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स। सुमित जी, मेरे टॉप 4 फंड से डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है मिड एंड स्मॉल कैप्स इतना रैली हो चुका है, तो थोड़ा सा कॉशियस तरीके से आगे बढ़े तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। तो टॉप 4 फंड में एक डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। ऋषभ सर, चारों फ्लेक्सी कैप फंड लिया आपने, एक भी लार्ज कैप फंड इसमें अलग से ऐड नहीं किया, या इसमें ही आप लार्ज कैप को प्ले करोगे इसी के थ्रू? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है एक्चुअली सुमित जी। हमने देखा है कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं राइट, वो लार्ज कैप में काफी अच्छा एक्सपोजर ऑलरेडी लेते ही है। मैंने एक छोटा सा डेटा निकाला था, ये पूरा जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी उसका आप एवरेज करेंगे लार्ज कैप राइट, तो करीबन एनीवेयर बिटवीन 40 to 60% लार्ज कैप में एक्सपोजर रहता ही है फ्लेक्सी कैप फंड्स में राइट। और ये फंड मैनेजर को लिबर्टी होता है कि कब लार्ज कैप से निकल के मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करे और कब मिड एंड स्मॉल कैप से निकल के लार्ज कैप में इन्वेस्ट करे। सो मेरे हिसाब से एडिशनल लार्ज कैप फंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड काफी डिसेंट एलोकेशन रखते हैं लार्ज कैप कैटेगरी में। तो अगर आप लार्ज कैप की स्टोरी को प्ले करना चाहते हैं तो भी आप फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए जा सकते हैं। तो इसलिए ऋषभ सर का जो रैशनल था फ्लेक्सी कैप फंड चुनने का, वो पूछा मैंने उनसे कि क्यों उन्होंने ये सारे के सारे फ्लेक्सी कैप फंड चुने थे। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ सर, हमेशा की तरह हमारी मदद करते रहने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए और ऑन एंड ऑफ भी हमें हमेशा हेल्प करने के लिए कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आप खबरों का सिलसिला जो है वो लगातार बना रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।